Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and you might have completed the first chapter. Today we'll be starting with the next chapter, that is polymers for drug delivery systems. This chapter is again divided into various lectures. The number of lectures right now I cannot tell you, but it would be subdivided into 3 to 5 lectures. So let's start with the introduction first. A major challenge in drug development is ensuring that each candidate is delivered to the right place at the right time and in the right amount. Low drug solubility, drug degradation, drug toxicity, or rapid clearance from the body can reduce the effectiveness of an otherwise promising candidate. Synthetic and natural polymers are both effective solutions for the delivery of small molecules or proteins or genes or peptides. ड्रग डेवलपमेंट के अंदर जो बड़ा चैलेंज है वो ये इंश्योर करना है कि जो भी आप कैंडिडेट ड्रग डिलीवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म, वो राइट प्लेस पर, राइट अमाउंट पर और राइट टाइम पर डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही। ड्रग की लो सॉल्युबिलिटी, ड्रग की डिग्रेडेशन बाय वेरियस पाथवेज और टॉक्सिसिटी और इसके अलावा रैपिड क्लियरेंस जो बॉडी से हो जाती है वो ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देती है और इसी वजह से एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट की डिलीवरी रिड्यूस हो जाती है, या एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट जो अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली डेवलप करके डिलीवर करें तो वो एक अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है रादर देन आप उसे कन्वेंशनल फॉर्म के अंदर जब डिलीवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की डिलीवरी के लिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स की डिलीवरी के लिए बहुत सारे पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स की डिलीवरी के लिए जब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या डिलीवर कर रहे हैं, किन ड्रग्स को डिलीवर कर रहे हैं। वो ड्रग्स प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो ड्रग्स जीन्स हो सकती हैं जेनेटिक थेरेपी के अंदर, और वो ड्रग्स कुछ पेप्टाइड्स या हार्मोन्स हो सकते हैं। Hierarchical progress is in the modern drug delivery actually begins with the use of polymer carriers to elicit the spatio-temporal release of therapeutics in both pulsatile dose delivery products and implanted reservoir systems. Polymeric delivery systems are mainly used to achieve either temporal or spatial control of the drug delivery system. Essentially, polymeric vehicles enables drugs to be delivered over an extended period of time and to the local site of action. Although conventional drug delivery formulations have contributed greatly to the treatment of the disease, the emergence of potent and specific biological therapeutics has escalated the need for the intelligent drug delivery system. The use of polymers is designed to maintain the therapeutic levels of the drug, to reduce the side effect profile, and to decrease the amount of the drug molecule and the dosage frequency, and to facilitate the delivery of drugs with short in vivo half-lives. अगर हम ड्रग्स की या पॉलीमेरिक डिलीवरी की या मॉडर्न ड्रग डिलीवरी की एक हायरार्किकल प्रोग्रेस को डिफ़ाइन करें तो हम ये कहते हैं कि पॉलीमेरिक कैरियर्स स्पेटियो टेम्पोरल रिलीज़ के लिए यूज़ होते हैं एज कैरियर्स बोथ पल्सटाइल और इम्प्लांटेड रिजर्वायर सिस्टम के अंदर। पॉलीमेरिक डिलीवरी सिस्टम्स मेनली यूज़ होता है ईदर टेम्पोरल या फिर स्पेटियल कंट्रोल ऑफ ड्रग के लिए। पॉलीमेरिक व्हीकल्स जिन्हें आप स्पेटियल या टेम्पोरल कंट्रोल ऑफ ड्रग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये इनेबल करती हैं ड्रग्स को ताकि वो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक डिलीवर हो सकें और लोकल साइट ऑफ एक्शन पर डिलीवर हो सकें। कन्वेंशनल डिलीवरी फार्मूलेशंस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन विद द इमर्जेंस ऑफ पोटेंट ड्रग सब्सटेंसेस और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेप्यूटिक्स लाइक जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं या हार्मोन्स कहते हैं या जीन डिलीवरीज हैं,
इसने ये डिमांड इंक्रीज़ कर दी है कि आपके पास एक इंटेलिजेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो जो इन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए, ये थेरेप्यूटिक्स की को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल हो सके। पॉलीमर्स को डिज़ाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू यूज़ देम, ताकि वो एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग को मेंटेन कर सकें, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल्स को डिक्रीज़ कर सकें, और वो अमाउंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल जो डोजेज फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है उसको डिक्रीज़ किया जा सके। और इसके अलावा ड्रग डिलीवरी को फैसिलिटेट किया जा सके उन ड्रग्स के लिए जिनकी हाफ़ लाइफ बहुत कम है, या वो ड्रग्स जो शॉर्टर हाफ़ लाइफ एग्जिस्ट। Tremendous progress has been made as a result of exploration of diffusion controlled and solvent activated formulations in drug delivery. Hydrogels and other polymer based carriers have been developed to provide safe passage of pharmaceuticals through inhospitable physiological regions. Polymers of controlled molecular architecture can be engineered to give a well-defined response to external conditions as a result of solid understanding of the underlying mechanisms of the nature of behavioral transitions. Polymers incorporated with therapeutics can be bioactive to provide their own therapeutic benefit, or they can be biodegradable to improve the release kinetics and prevent carrier accumulations. Pharmaceutical agents have been conjugated to polymers to modify the transport or circulation half-life characteristics, as well as to allow for passive and active targeting. And finally, the latest drug delivery research using polymeric materials has produced recognitive systems and polymeric carriers that facilitate cytoplasmic delivery of novel therapeutics. एक अच्छी खासी प्रोग्रेस हो चुकी है जिसके अंदर हमने डिफरेंट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स डिवाइस किए हैं। उन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में दो तरह के मेजर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं। एक डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और दूसरा सॉल्वेंट एक्टिवेटेड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। हाइड्रोजेल्स और अदर पॉलीमर बेस्ड कैरियर्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं या डिवाइस किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड the delivery of drug और pharmaceuticals ऐसे फिजियोलॉजिकल रीजन्स में जहाँ पर उनकी स्टे पीरियड और उनकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती। पॉलीमर्स कंट्रोल्ड मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर में एक वेल डिफाइंड रिस्पॉन्स दे सकते हैं टू द एक्सटर्नल कंडीशंस, जिसके नतीजे में एक अंडरलाइंग मैकेनिज़्म या नेचर ऑफ बिहेवियरल ट्रांजिशंस एग्जिस्ट करती हैं। पॉलीमर्स थेरेप्यूटिक्स के अंदर जब इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं तो वो या तो बायोएक्टिव हो सकते हैं, यानी वो ख़ुद अपना एक थेरेप्यूटिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, या फिर वो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स सिर्फ रिलीज़ काइनेटिक्स को इम्प्रूव करते हैं और कैरियर एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। यानी वो पॉलीमर्स जिन्हें आप बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, एज अ कैरियर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं या ड्रग को सिर्फ डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपके बायोमोलिक्यूलर मैकेनिज़्म से ही डिग्रेड हो जाएंगे और ड्रग अपने इंटेंडेड साइट ऑफ एक्शन पर डिलीवर हो जाएगी। पॉलीमर्स कॉन्जुगेट होते हैं विद डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या जिन्हें आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। उन कॉन्जुगेशन पॉलीमर कॉन्जुगेशन का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मकसद होता है ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना और सर्कुलेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स को इम्प्रूव करना। इसके अलावा कैरियर्स के साथ जब आप ड्रग को डिलीवर करते हैं बाय कॉन्जुगेशन मैकेनिज़्म, तो वो ड्रग की डिलीवरी को स्पेसिफिकली पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग के लिए इन्हांस करती है। इस पैसिव और एक्टिव टारगेटिंग के मैकेनिज़्म को आप सेकंड सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जब आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे। तो
फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो आजकल या लेटेस्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें हम पॉलीमेरिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, और वो पॉलीमेरिक मटेरियल्स साइटोप्लाज्मिक डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी आप ड्रग्स को साइटोप्लाज्म तक डिलीवर करवा सकते हैं। इस तरह की ड्रग्स नोवेल थेरेप्यूटिक कंपाउंड्स या नोवेल थेरेप्यूटिक एजेंट्स कहलाती हैं। अब सवाल ये आता है कि पॉलीमर्स हैं क्या, व्हाट आर पॉलीमर्स? Polymers represent an important constituent of pharmaceutical dosage form. The word polymer means many parts. A polymer is actually a large molecule made up of many small repeating units. In the early days of the polymer synthesis, little was known about the chemical structures of the polymer. Then a scientist, Hermann Staudinger, who received the Nobel Prize in Chemistry in 1953, coined the term macromolecule in 1922 and used it in reference to polymers. The difference between the two is that polymers are made of repeating units, whereas the term macromolecule refers to any large molecule, not necessarily just those made up of repeating units. So polymers are considered to be a subset of macromolecules. Polymers हैं क्या? Polymers रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड को, जिसे हम कहते हैं मैनी पार्ट्स, यानी एक पॉलीमर डिफरेंट पार्ट से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। एक पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल है जो स्मॉल रिपीटिंग सब यूनिट से मिलकर बना है। अर्ली डेज में जब पॉलीमर सिंथेसिस होती थी तो बहुत कम नोन था इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि पॉलीमर्स एक्चुअली केमिकली किस तरह से बनते हैं। 1953 में हर्मन स्टॉन्डिगर को एक नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में पॉलीमर्स की डिस्कवरी के लिए। इसने सबसे पहले 1922 के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल की टर्म को डिवाइस किया था या फाइंड आउट किया था विद रेफरेंस टू पॉलीमर्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के अंदर डिफरेंस क्या है? इन दोनों वर्ड्स के अंदर या मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पॉलीमर्स रिपीटिंग यूनिट से सिंथेसाइज होते हैं, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल एक लार्ज मॉलिक्यूल को ही रेफ़र करता है, या हम ये कहते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल एक लार्ज मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, पॉलीमर्स रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल रिपीटिंग यूनिट से नहीं बना होता। इसी वजह से पॉलीमर्स एक्चुअली सबसेट हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के। लार्जर मॉलिक्यूलर साइज़ होता है पॉलीमर्स का, लेकिन पॉलीमर्स में रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक मोनोमर के, यानी मल्टीपल मोनोमर्स प्रेजेंट हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो लार्जर इन साइज़ है। From where the polymer originated actually. A monomer is a small molecule that combines with other molecules of the same or different types of monomers to form a polymer. Since drawing a complete structure of a polymer is almost impossible, the structure of a polymer is displayed by showing the repeating units, the monomer residue, and the n number that shows how many monomers are participating in the reaction. From the structural perspective, monomers are generally classified as olefinic, that is containing double bond, and functional, containing reactive functional groups from which polymerization, from which different polymerization methods are utilized. If two monomers are combined together, they form a dimer, and so is the case with three monomers. If three monomers are combined together, they are called as trimers. If four monomers are combined together, they are called as tetramers, and if five monomers are combined together, they are called as pentamers, and if 30 to 100 monomeric units are combined together, they are called as oligomers. While the polymers are actually made up of more than 200 monomeric units. From a thermodynamic perspective, polymers cannot exist in gaseous state because of their high molecular weight.
They exist only as liquids or high solid materials. पॉलीमर का वर्ड या पॉलीमर्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए? मोनोमर एक्चुअली मेन ओरिजिनेटिंग मटेरियल है पॉलीमर का. मोनोमर एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो अगर कंबाइन हो जाए दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ या फिर अपने ही जैसे दूसरे मोनोमर्स के साथ, तो वो एक पॉलीमर जनरेट करता है. कंप्लीट स्ट्रक्चर पॉलीमर का ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है बिकॉज पॉलीमर के स्ट्रक्चर के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं मोनोमर रेजिड्यूज़ के, और ये रिपीटिंग यूनिट्स n नंबर तक जा सकते हैं. लाइक मोनोमर्स, जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट के अंदर प्रेजेंट होंगे. स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव के साथ अगर हम बात करें तो मोनोमर्स जनरली दो तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं. एक मोनोमर्स वो मोनोमर्स होते हैं जिन्हें हम ओलिफेनिक मोनोमर्स कहते हैं, यानी उन मोनोमर्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. और दूसरे मोनोमर्स फंक्शनल मोनोमर्स कहलाते हैं जिनके अंदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट पॉलीमराइजेशन मेथड्स में यूटिलाइज होते हैं. अगर 2, 3, 4 या 5 मोनोमर्स कंबाइन हो तो वो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर या पेंटामर कहलाते हैं. लेकिन अगर 30 या से लेके 100 तक मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होके एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वो ओलिगोमर कहलाते हैं. और यही मोनोमेरिक यूनिट्स जब 200 प्लस हो जाते हैं तो पॉलीमर कहलाता है. अगर हम थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव के साथ बात करें तो पॉलीमर्स गैसियस स्टेट के साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज 200 मोनोमेरिक यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जनरेट करते हैं. सो इसी वजह से पॉलीमर्स या तो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या फिर हाई सॉलिड मटेरियल्स में एग्जिस्ट करते हैं. ये डायग्राम आपको पॉलीमर एनाटमी शो कर रही है जिसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोमर्स इन अ चेन. दिस इज अ सिंगल मोनोमर, and when it combines with another, it forms a dimer. When it combines with 2 other molecules of monomer or 2 other monomers, it forms a trimer. This diagram shows you the oligomer, which is actually combination of 30 to 100 monomeric units. This is the main structural, or you can say diagrammatic representation of a polymer which contains over 200 monomeric units or a long chain. Again, I'm telling you that degree of polymerization or the strength of polymerization would be dependent upon the number of monomers in a chain. Pharmaceutical polymers. Indeed, it is accepted that the formulation and clinical performance of pharmaceutical dosage forms, for example, solid dosage forms in tablets and capsules, are the dispersion systems like suspensions, emulsions, creams, ointments, implants, and particulate systems like microcapsules, microparticles, or nanoparticles, transdermal patches, is dependent on the physicochemical properties of the polymers used in their formulation. Unlike those polymers that are exclusively used in non-medical applications, pharmaceutical polymers represents a relatively small percentage of the overall worldwide polymer sales. Furthermore, the various worldwide regulatory bodies, for example, the FDA, Food and Drug Administration, rigorously control the standards of these polymers in order to ensure that no adverse effect results from their use. As a result of these considerations, the cost of the pharmaceutical polymers is frequently more expensive than non-medical polymers. However, these restrictions are overweighed by the benefits and the wide array of advantages that pharmaceutical polymers have offered to design the modern dosage forms. The main reason of these advantages is the ability of pharmaceutical polymers to provide the pharmaceutical scientists with a wide choice of physical and chemical characteristics. Accordingly,
The desired properties can be obtained by altering the physicochemical properties of the polymer. For example, polymer type, polymer molecular weight, monomer structure, and copolymerization or blending with other polymers. For example, cellulose ethers are available in a range of molecular weights, offering a range of viscosities when formulated as aqueous systems. Certain polymethacrylates are soluble in alkaline pH, making them suitable for enteric coatings or coatings which do not dissolve in the stomach but dissolve in more alkaline regions of the gastrointestinal tract. However, by changing the copolymer composition, the polymer may be rendered insoluble and therefore used as an insoluble film coating for sustained release dosage forms. फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स क्या हैं? डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में या क्लिनिकल एप्लीकेशंस में फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पॉलीमर्स की डिपेंड करती हैं उस स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन के लिए. लाइक आप अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म बना रहे हैं विद पॉलीमर या डिस्पर्स सिस्टम बना रहे हैं या पार्टिकुलेट सिस्टम बना रहे हैं, जिस किस्म की भी आप फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं और आप उसमें पॉलीमर को एम्बेड कर रहे हैं, तो ड्रग की फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट करेंगी पॉलीमर की फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से. पॉलीमर्स जो नॉन मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके बरक्स जो फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स हैं वो बहुत स्मॉल परसेंटेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. इस स्मॉल परसेंटेज में एग्जिस्ट करने के अलावा इन फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स के ऊपर बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो एक रिगरस कंट्रोल रखती हैं स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि वो पॉलीमर्स जो ड्रग डिलीवरी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कोई एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस ना करें ड्यूरिंग देयर यूजेज. यही मेन रीज़न है कि फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो पॉलीमर्स जो नॉन मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस जो FDA या रेगुलेटरी बॉडीज़ पॉलीमर्स के ऊपर या पॉलीमर्स की सिंथेसिस के ऊपर इम्पोज करती है, वो एक बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है कि फार्मास्यूटिकल पॉलीमर डिफरेंट मॉडर्न डोजेज फॉर्म्स की डिलीवरी के लिए सेफली यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं ताकि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को अवॉइड किया जा सके. फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट को वाइड चॉइस ऑफ फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. किसी भी ड्रग की फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर किया जा सकता है अगर हम फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर को ऑल्टर कर दें, अगर वो पॉलीमर एज एन एक्ससीपिएंट उस ड्रग के साथ एम्बेड करके डिलीवर किया जा सकता है. पॉलीमर की कौन कौन सी फिज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऑल्टर कर सकते हैं, उनमें पॉलीमर की टाइप है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट है. एक पॉलीमर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स के अंदर अवेलेबल होता है. हम जिस कैरेक्टरिस्टिक को अचीव करना चाहते हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स पॉलीमर्स के चूज़ करते हैं. पॉलीमर में मौजूद मोनोमर स्ट्रक्चर को हम ऑल्टर कर सकते हैं जब हम पॉलीमर सिंथेसाइज कर रहे हैं, या फिर पॉलीमर के साथ किसी और मॉलिक्यूल को कंबाइन करके पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज़्म अचीव कर सकते हैं जिससे पॉलीमर की फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्टर होंगी और इन टर्न ड्रग की फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्टर होंगी. या फिर हम पॉलीमर्स को अदर पॉलीमर्स के साथ ब्लेंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इन्हांस दी फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर हम फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए ब्लेंडिंग यूज़ करते हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें हम ये टेक्निक्स या ये फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ऑल्ट्रेशन यूज़ करते हैं. सेल्यूलोज ईथर उनमें से एक एग्जांपल है. सेल्यूलोज ईथर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के अंदर अवेलेबल है, ये डिफरेंट रेंजेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स के अंदर अवेलेबल है. इसके जितनी भी डिफरेंट रेंजेस हैं ये वाइड वैरायटी या रेंज ऑफ विस्कोसिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जब हम सेल्यूलोज ईथर्स को एक्वस सिस्टम के अंदर एक्वस सिस्टम की फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं. इसके अलावा पॉलीमेथाक्राइलेट्स सॉल्युबल होते हैं अल्कलाइन पीएच के अंदर.
यानी हम इनको सूटेबली यूज़ कर सकते हैं इंडायरेक्ट कोटिंग के लिए, उन ड्रग्स की कोटिंग्स के लिए जो स्टमक के अंदर रिलीज़ हों तो एडवर्स इवेंट्स प्रोड्यूस करेंगी, इस वजह से उनकी रिलीज़ अल्कलाइन पीएच में इन्हांस करने के लिए हम या उनकी रिलीज़ को डिले करने के लिए मिथाक्राइलेट्स यूज़ करते हैं। लेकिन इन मिथाक्राइलेट्स में अगर हम कोपॉलीमर की कंपोजिशन को चेंज कर दें तो पॉलीमर इनसॉल्युबल हो जाता है, और इसी इनसॉल्युबल पॉलीमर को हम फिल्म कोटिंग में या फिर सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल मिथाक्राइलेट आपको सिर्फ इंटायरेक्ट कोटिंग दे रहा है, लेकिन उसी इंटायरेक्ट कोटेड पॉलीमर को आप सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी पॉलीमर को आप फिल्म कोटिंग के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। That's all for today. In next class, we will be discussing about the various polymers or examples of polymers used in drug delivery. For questions and your queries, use your HULMS forum. We'll be ending this class with a dua from Quran, Surah Al-Baqarah, ayat number 286. Allah does not obligate anyone beyond his capacity. For him is what he has earned, and on him what he has incurred. Our Lord, do not hold us accountable if we forget or make a mistake, and our Lord, do not place on us such a burden as you have placed on those before us. And our Lord, do not make us bear a burden for which we have no strength. And pardon us and grant us forgiveness and have mercy on us. You are our Lord, so then help us against the disbelieving people. अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत न हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर ग़लबा अता फरमा। आमीन। So that's all from today. Thank you for patiently listening to this lecture. We'll see you in the next class. Allah Hafiz.